पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 4 है यूनिट 2 का, दैट इज़ पाठ्यचर्या विकास। इसकी बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को एक कल मैराथन क्लास दी थी। इससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करिएगा, जिसमें हमने 300 से ज़्यादा आप लोगों को MCQs करवाए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और अगर आप उसकी PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आप ई नोट्स के सेक्शन में जाकर के फ्री नोट्स पे देखिएगा, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। सैटरडे संडे के पीछे अपलोड नहीं करवाई गई थी क्योंकि ऑफिस बंद रहता है और आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई, है ना। 1-2 दिन में हो जाएगी। सभी पेपर की जो भी फ्री क्लासेस दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर, उसकी PDF, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को 300 से ज़्यादा यानी कि 300 से 1300 क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है पेपर 1 की भी, तो आप उसके लिए पेड कोर्स में जाइएगा या पेड ई नोट्स में जाइएगा। केवल MCQs की PDF लेनी है तो पेड ई नोट्स में जाइए, है ना। और अगर MCQs के साथ में आप लोगों को नोट्स भी चाहिए, जिन बच्चों ने किताब नहीं पढ़ी है, क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो उनको नोट्स की आवश्यकता है, तो वो कोर्सेज में जा कर के ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम तक आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आइए, थ्योरेटिकल क्लासेस बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो आपका क्वेश्चन पेपर कैसा भी क्यों ना हो। तो शुरू करेंगे इसी श्रृंखला में आपका आज का चौथा चैप्टर, दैट इज़ पाठ्यचर्या विकास। करिकुलम का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो जानेंगे आज। पाठ्यचर्या विकास जो है वो एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है और एक बहुत स्पेशल प्रोसेस है। यद्यपि पाठ्यचर्या विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे चलने वाली प्रक्रिया? निरंतर चलने वाली, कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसका आरंभ कहाँ से हुआ, इस तथ्य का किसी को भी बोध नहीं है, है ना। लेकिन ये नहीं पता कि ये कब से चला आ रहा है कि भाई करिकुलम, है ना, वर्ड पाठ्यचर्या का विकास संबंध वर्तमान पाठ्यचर्या के सुधार तथा परिवर्तन से होता है। यही पाठ्यचर्या का उद्देश्य भी है। क्या उद्देश्य है मैम? यही उद्देश्य है कि दिन प्रतिदिन जो नई नई तकनीकी आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। आपने देखा था वैदिक कालीन में शिक्षा कैसी थी, आपने देखा था मध्यकालीन में शिक्षा कैसी थी। उस समय के पाठ्यचर्या में भी अंतर आता रहा। और आज आप वैदिक से कंपेयर करो तो वैदिक कालीन में आध्यात्मिक शिक्षा पर बेस्ड थी चीज़ें। आज आप अगर अपने जो एजुकेशन प्रोसेस है इसको कंपैरिजन करो तो पता चलेगा आज जो चीज़ें हैं वो तकनीकी पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ना। तो पाठ्यचर्या विकास का कार्य एक रूप में अत्यंत व्यापक होता है। इसमें भविष्य की अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या को विशिष्ट विषय का विशिष्ट स्तर के लिए परिवर्तन किया जाता है। ये परिवर्तन बोर्ड और परिषद के अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जो आपके ये बोर्ड और ये परिषद है, इनके द्वारा। पाठ्यचर्या स्वयं ही एक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। पाठ्यचर्या शब्द साधारण नहीं होता है। पाठ्यचर्या को साधारण से विशेष बनाने वाले उसमें उपस्थित उसके संग्रहित तत्व होते हैं जो पाठ्यचर्या को विशेषता प्रदान करते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या का विकास भी क्या है, उसकी एक विशेषता है, एक स्पेशलिटी है। समय के साथ साथ यानी कि समय बीत जाने के साथ साथ पाठ्यचर्या का भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उचित विकास होता रहा है। ठीक टाइम के साथ में आपने देखा होगा कि सब चीज़ें चेंज हुई। भाई पहले ईयरली प्रणाली चलती थी, अब सेमेस्टर चल रही है। ये भी एक प्रकार का चेंजमेंट है। किसमें? करिकुलम में। पाठ्यचर्या का उचित प्रबंध करना और उसको क्रियान्वित करना, ये भी क्या है? विकास है। भाई अगर आप किसी चीज़ को बदल रहे हैं तो वो एक्टिविटी पे आए, यानी कि अब सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई, NEP 2020 लागू हुई, लेकिन पूर्ण रूप से क्या अभी भी स्कूल और कॉलेजेस में लागू हो गई है? तो नहीं, अभी भी नहीं लागू हुई है। आप अभी भी अपने बच्चे का अगर कहीं किसी छोटे बेबी का किसी का एडमिशन कराने जाओ तो क्या आप सोचो कि इस स्कूल में NEP 2020 है, मेरा बच्चा क्लास 11th में जा रहा है, तो हम उसका एडमिशन इस बेसिस पे करा दें कि उसको अगर हिस्ट्री पसंद है हिस्ट्री और मैथ्स पसंद है मैथ्स, तो दोनों दिला दें। तो ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पर अभी NEP 2020 नहीं लागू हुई है। तो एक तरीके से इसको क्रियान्वित करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या होता है? कार्य होता है। पाठ्यचर्या विकास जो है वो सनातन काल से चला आ रहा है। पूछा जा सकता है पाठ्यचर्या विकास कहाँ से चला आ रहा है? ऑप्शन ए सनातन काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगाएंगे? सनातन काल से चला आ रहा है। पाठ्यचर्या का विकास हर युग में होता है, या उपयुक्त सभी लगाएंगे क्योंकि सभी में हुआ है। प्रचलित पाठ्यचर्या में सुधार का नया स्वरूप पाठ्यचर्या विकास है। इसके द्वारा भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक लाभ प्राप्त होते हैं। पाठ्यचर्या का विकास विशेष बोर्ड, समितियों तथा परिषदों के सदस्यों व सहमति व विचारों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय विशेषज्ञों की सलाह पर परिवर्तन भी किए जाते हैं। पाठ्यचर्या विकास के क्या क्या अर्थ होता है और इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, आइए जानते हैं।
तो जो आपका पाठ्यचर्या जो करिकुलम है ये विविध पाठ्य विषयों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं, पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब होता है, क्या होता है मैम, को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब मैम हमने कहा जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ में आप उसको एक्टिविटी भी कराओ, उस चीज़ पे बेसिस आप उसको वो चीज़ पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाओ। अगर आप लीफ के बारे में दिखा रहे हो तो आप उसको लीफ के बारे में दिखाने के बजाय उसको समझाओ, कोई एक्टिविटी करवाओ उससे, ताकि वो चीज़ों को जोड़ करके सीख जाए, है ना। उसके बाद में विद्यालय में किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों का योग है, परंतु पाठ्यचर्या का निर्धारण तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं एवं विचारधाराओं के अनुसार किया जाता है। चूंकि सामाजिक परिस्थितियां हमेशा परिवर्तनशील रहती हैं, अतः पाठ्यचर्या को भी समय अनुसार नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इसी नवीनीकरण के साथ ही शिक्षा समाज के द्वारा नवनिर्मित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होती है। इस प्रकार शिक्षा शास्त्रियों तथा विद्वानों के द्वारा शिक्षा की पाठ्यचर्या में किए जाने वाले नवीनीकरण को ही पाठ्यचर्या विकास की संज्ञा दी जाती है। निरंतर चलने वाली इस प्रक्रिया के अंतर्गत समाज के लिए अनुपयोगी विषयों तथा क्रियाकलापों को पाठ्यचर्या से निकालकर इसमें समाज उपयोगी विषय, समझिएगा बात को, जो रटन थी पर आधारित चीज़ें थी उनको हटा दिया गया, जो यूजलेस चीज़ें थी, जो यूजलेस टॉपिक्स थे उनको हटाया गया है, और जो समाज के लिए उपयोगी टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको उसमें सम्मिलित किया गया है। भाई समय के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी बदल रही है, पहले बच्चा ब्लैक बोर्ड पर पढ़ता था, आज बच्चा डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो बच्चे के करिकुलम में भी अंतर आना चाहिए, जो कि आज आया है। आप सोचो, ना सिर्फ आपके इसमें किसमें, ना सिर्फ आपकी स्कूल एजुकेशन पे, बट आपके जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स हो या कोई भी लेवल का एग्जाम हो, सब में कहीं ना कहीं आपको चेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज दैट, हिल्ता टाबा के अनुसार कहा गया कि पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन से 110% 2 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना भी अति आवश्यक हो जाता था कि परिवर्तन एवं विकास में अत्यंत सूक्ष्म होता है। वस्तुतः दोनों ही एक प्रयोजन है, किए जाने वाले कार्य हैं जो पाठ्यक्रम को एक सकारात्मक रूप देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सेलर एवं अलेक्जेंडर के अनुसार कहा गया कि विद्यालय पाठ्यचर्या में होने वाले परिवर्तनों में समुदाय, छात्र जनसंख्या, क्षेत्र, व्यावसायिक स्टाफ एवं समाज में हुए परिवर्तन परिलक्षित होने चाहिए, एवं इन समस्त परिवर्तनों के द्वारा पाठ्यचर्या परिवर्तन भी होना चाहिए। इन सभी भाषाओं के आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है, जो पाठ्यचर्या विकास है, और विद्यालय बालकों के व्यवहार तथा समाज में होने वाला विकास परस्पर एक दूसरे से क्या है, आश्रित है। यानी कि ये सब क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। चाहे वो जो चेंजमेंट्स हो रहे हैं समाज में, विद्यालय में, व्यवहार में लोगों के, वो और पाठ्यचर्या में जो चेंजमेंट्स हो रहे हैं, ये सब एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट हैं, अन्योन्य आश्रित हैं। हमारी वर्तमान समस्या ये है कि पाठ्यचर्या विकास में किए गए कार्य बहुत ही कम है। यद्यपि विश्व के विभिन्न विकसित प्रदेश जो हैं, जो विकसित आपके देश हैं, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनमें जो करिकुलम डेवलपमेंट है, इसके लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, किंतु भारत में पाठ्यचर्या विकास की दिशा में अभी भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतने वर्षों के उपरांत भी ब्रिटिश काल से निर्मित पाठ्यचर्या को ही बालकों को पढ़ाया जा रहा है ना। इस संबंध में नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन अमेरिका की एक विशेषज्ञ समिति ने एक प्रतिवेदन में कहा, क्या कहा कि पाठ्यचर्या परिवर्तन की प्रक्रिया वैसे तो सबसे अनवरत रूप से चल रही है जब से विद्यालयों की स्थापना आरंभ हुई है, परंतु कुछ वर्ष पूर्व तक वह कार्य बिना किसी क्रमबद्धता के छुटपुट रूप में होता रहा है, एवं मात्र कुछ प्रतिभा संपन्न तथा उत्साही व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक ढंग से इस दिशा में क्रियाशील रहे। विगत कुछ दशकों में परिवर्तन की गति तीव्र हो जाने के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी प्रदेशों में पाठ्यचर्या पुनर्निर्माण का विकास कार्य संस्थागत होती जा रही है। पाठ्यचर्या विकास जो है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है, ये भी आपने देखा था, लेकिन अब NEP 2020 के तहत चीज़ें लाइन पे आ रही हैं, है ना। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया और क्या चरण होते हैं, ये अच्छे से आपको जो है अपने स्मरण में रखना है। पाठ्यचर्या निर्माण एवं विकास का कार्य एक विशेषज्ञ के द्वारा किया जा सकता है, जो एक विशेष प्रकार का कार्य है। इसके लिए प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य तथा जानने वाले अधिगम अनुभवों एवं पाठ्यक्रम की क्रियाओं द्वारा छात्रों में लाए जाने वाले परिवर्तनों आदि का बोध पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता को होना चाहिए। हमें उस क्रम को अनुसरित करने की आवश्यकता है जिसमें पाठ्यचर्या विकास के संबंध निर्णय लिए जाते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण से संबंधित निर्णय लेने से पूर्व पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता को पाठ्यचर्या से संबंधित सभी विचारणीय बिंदु को ध्यान में रखकर ही उससे संबंधित निर्णय देना चाहिए। पाठ्यचर्या विकास हेतु कुछ चरण हैं, तो सबसे पहले तो देखो आप क्या चरण है, मतलब कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये कैसे होना चाहिए। भाई आज जो हिंदी की किताब चल रही है, अगर आप उस हिंदी की किताब में बदलाव लाना चाहते हैं, है ना, कि क्लास 9th में बच्चे को हिंदी किस प्रकार से पढ़ानी है, 10th में किस प्रकार से पढ़ानी है, इसमें अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो वो बदलाव कितने
स्टेप्स में होना चाहिए, यानी कि किस तरीके से वो बदलाव होना चाहिए, इसके तहत ये बात कही गई है। क्या कहा गया है कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण होना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए। सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर हम बदलाव ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या कमी है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए। उसके बाद में विषय वस्तु चयन के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट सिलेक्शन, कि अगर हम ये चीज़ बदल रहे हैं तो उसकी जगह पर हम नया क्या ला रहे हैं, और जो नया ला रहे हैं क्या वो वैल्यूएबल है, क्या उससे बच्चे के अंदर एक अच्छा उद्देश्य जा रहा है। विषय वस्तु का गठन करना, अगर मान लो वो चीज़ सही है तो क्या उस चीज़ को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि डायरेक्टली बच्चे को समझ में आ जाए, है ना। अधिगम अनुभवों का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो अगर चयन आप कर रहे हैं पाठ्यचर्या में तो उसके लिए भी चीज़ें अल्टीमेट होनी चाहिए, संसाधन की पहचान होनी चाहिए। शिक्षण विधियां निर्धारित करना कि अगर ये आपने करिकुलम में इंक्लूड किया है तो इसको किस विधि के माध्यम से, किस टीचिंग मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाए, साथ में इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। अगर आप कोई चीज़ अपने करिकुलम में इंक्लूड कर रहे हैं, फिर बच्चे का जब आप टेस्ट लेंगे तो इसको किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा। उसके साथ ही पाठ्यचर्या का पूर्व परीक्षण, पहले आप उसको परीक्षण टेस्ट करो। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ अपने करिकुलम में चेंज की तो आप उसको टेस्ट करो कि क्या ये चीज़ कारगर साबित हो रही है, इफ़ यस देन उसको आप आगे कंटिन्यू रखिए, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब यही एक हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको बहुत ज़्यादा तरीके से समझ में ना आए, है ना। तो हम इस पोर्शन को स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझाते रहेंगे कि अच्छा शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण अगर करेंगे भी तो कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। तो वो पता चलेगा सर्वे के माध्यम से, यानी कि आप सर्वेक्षण द्वारा शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है, ठीक, सर्वे करके और आंकड़ों का विश्लेषण करके, एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना, जो आपको डेटा मिला उसका एनालिसिस करके। उसके बाद में शैक्षिक उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो आप कैसे कर सकते हैं, मिलान यानी मैचिंग करके। मैम ये कैसे होता है, हमने कहा शिक्षक द्वारा प्रकरण के अंत में छात्रों से प्रकरण संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये ज्ञात करना है कि उससे जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं। उत्कर्ष यानी कि अपलिफ्टमेंट की वजह से, कथन, उपयुक्तता, तार्किक वर्गीकरण, पुनर्निरीक्षण, इन सब से आप क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं। लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है ये भी समझ लीजिए। लक्ष्य और उद्देश्य में क्या डिफरेंस होता है। लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक समय लगता है, उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगता। मैम कैसे समझे, हमने कहा जैसे आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है एक गवर्नमेंट टीचर बनना, और आपका आज आप ये क्लास देख रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है इसको देखने का, कि आपका उद्देश्य ये है बीएड का पेपर पास करना, 3rd सेमेस्टर का, है ना। आज आप क्लास देख रहे हो तो बीएड 3rd सेमेस्टर का पेपर अच्छे नंबर से पास करना है, ये आपका उद्देश्य है। लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है, लक्ष्य क्या है आपका, तो लक्ष्य ये है कि आप एक टीचर बनो सरकारी, है ना। ये होता है लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। लक्ष्य एक अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसे एक व्यक्ति या संस्था प्राप्त करना चाहती है। उद्देश्य जिसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति या संस्था लगातार प्रयास करके हासिल करना चाहती है। भाई जो आप ये बीएड कर रहे हो ये आपका उद्देश्य है, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, समझिएगा बात को, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपका ये उद्देश्य है कि आप बीएड कर रहे हैं। यहाँ से आप बात समझ में आई, एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना इज़ योर क्या लक्ष्य, और अगर आप उसके लिए बीएड कर रहे हैं तो डेट इज़ योर क्या उद्देश्य। आई बात समझ। लक्ष्य का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है, उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। लक्ष्य एक व्यक्ति की सामान्य दिशा या इरादे को संदर्भित करता है, उद्देश्य किसी व्यक्ति या विशिष्ट लक्ष्य होता है। और लक्ष्य दीर्घकालिक परिणामों को दर्शाता है, सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म समय लगता है। और उद्देश्य आपको छोटे समय, भाई जून में पेपर, जुलाई में पेपर खत्म होगा, आपका उद्देश्य प्राप्त होगा बहुत कम समय में। लक्ष्य पता नहीं कब वैकेंसी आए, कब आपको जॉब मिले, है ना। लक्ष्य किसी मिशन एवं उनके प्रयोजन से जुड़ा हुआ होता है, उद्देश्य उपलब्धियों से जुड़ा होता है। उसके बाद में उद्देश्य निर्धारण की आवश्यकता और महत्व भी होते हैं कि भाई अगर आपने ये सोच लिया है कि हमको ये पढ़ाना है या बच्चे को ये पढ़ाना है, कंप्लीट करवाना है, तो एक टीचर का ये भी उद्देश्य होता है कि आप बच्चे को उस तरीके से पढ़ाओ उस चीज़ को कि अच्छे से समझ में आ जाए, वो अपने उद्देश्यों से ना भटके, है ना। उसके बाद में विषय वस्तु का मानदंड। तो पाठ्यचर्या निर्माण के 2 प्रमुख आयाम है, उद्देश्य और विषय वस्तु। यानी कि जब भी आप करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे, कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपका उद्देश्य और विषय वस्तु, ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं। ये दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। भाई जो हमारा उद्देश्य है उससे ही संबंधित विषय वस्तु भी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपका उद्देश्य है बीएड करना, तो बीएड में जो विषय वस्तु होनी चाहिए, भाई आपका उद्देश्य बीएड करना, क्यों, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस उद्देश्य के अंतर्गत आपके जो बीएड के अंतर्गत किस विषय वस्तु को रखना जाए ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। पता चले आपको हम आपके विषय वस्तु में रख दें जीके, या हम
सब्जेक्ट रख दे हिस्ट्री, तो क्या ये आपके उद्देश्य को पूरा करेगा? बिल्कुल नहीं पूरा करेगा। भाई आप बीएड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको बच्चे को पढ़ाना है, तो आपको बच्चों से संबंधित चीज़ें, पढ़ाने से संबंधित चीज़ें, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई आपने पेडागोजी सब्जेक्ट्स पढ़े, शिक्षण शास्त्र वाले सब्जेक्ट सब पढ़े, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, आपने सेकंड सेमेस्टर में सब पढ़ा, तो वो क्यों पढ़ा? वो इसलिए पढ़ा ना, आप भाई देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट तो अपने ग्रेजुएशन से आप पढ़ ही के आ रहे हो, ठीक, लेकिन इसको पढ़ाया कैसे जाए, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया कैसे जाए, इसके लिए आपने क्या किया, पेडागोजी सब्जेक्ट्स को इसलिए बीएड में रखा गया कि बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए। भैया हमें पता है कि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, आपको ये बात पता है, लेकिन आप इस बात को बच्चे को कैसे समझाएंगे, इसलिए आपके बीएड में ये पेडागोजी सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। मैथ्स वालों को पता है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है, लेकिन आप ये ग्रेजुएशन तक करके आओ, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप इस बात को बच्चे को कैसे समझाएंगे, इसलिए आपको पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाया गया। तो ये क्या है, ये आपका विषय वस्तु है जो आपका उद्देश्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। विषय वस्तु का गठन किस तरीके से करना चाहिए, तो पाठ्यचर्या निर्माण में विषय वस्तु का गठन जो करना चाहिए वो क्रमबद्धता, निरंतरता और एकीकरण जैसी बातों में उसमें सम्मिलित होना चाहिए। मतलब ये कुल मिला के ऐसे होना चाहिए कि अब देखो, सबसे पहले जो भी आप पढ़ते हो तो आप लोगों को नंबर सिस्टम ही क्यों पढ़ाया जाता है, आपने हमेशा देखा होगा, कभी भी आप बच्चों की बुक्स उठा करके देखो, उसमें जो ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं मैथ्स में, वो हमेशा आखिरी के यूनिट्स, आखिरी के ही लेसन्स में के होते हैं। सबसे पहले बच्चे को ज्योमेट्री क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, सबसे पहले बच्चे को नंबर सिस्टम क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये भी एक क्रमबद्धता होती है और इसको भी डिसाइड करने में जो है समय लगता है। तो विषय वस्तु का गठन करते समय छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर ही पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए। साथ में विषय वस्तु छात्रों के पूर्व ज्ञान और उपलब्धियों पर आधारित होनी चाहिए। बच्चा क्लास 5 में क्या पढ़ के आया, आपने देखा होगा जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, जब भी आप उसमें कोई चैप्टर पढ़ने दे चलोगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है एज यू रीड दिस टॉपिक इन क्लास 5th, फिर वो 6 में आप उसके आगे से बताएंगे। तो एक क्या होता है, जुड़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों को ये नहीं होना चाहिए अरे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने जीवन में, कभी इसके विषय में सुना ही नहीं, तो इंटरलिंक करके पढ़ाना चाहिए, ठीक। अधिगम अनुभवों का चयन, अधिगम अनुभव के अंतर्गत कुछ शिक्षण विधियां प्रयुक्त की जाती हैं जो आपकी व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, निर्देशन विधि और परियोजना होती है। अधिगम अनुभव के चयन में निम्नांकित अधिगम क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे क्षेत्र पर्यटन, यानी कि ये देखना, फिल्म देखना, परिचर्चाओं में भाग लेना, प्रयोग करना और नियत कार्य देखना, ये सब चीज़ें इसमें क्या होती है, सम्मिलित की जाती हैं। संसाधनों की पहचान करना, साथ में शिक्षण विधियाँ निर्धारित करना। शिक्षण विधियाँ निर्धारित इसलिए क्योंकि हर बार अगर करिकुलम चेंज होता है कुछ समय के बाद में, तो उसको पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। शिक्षण विधियाँ विषय से संबंधित होनी चाहिए, पाठ्यचर्या के उद्देश्य के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। शिक्षण विधियाँ छात्रों के अधिगम स्तर एवं शिक्षक की योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ नए अधिगम अनुभव एवं पूर्व अधिगम अवसरों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन की अगर मैं बात करूँ कि कैसे होगा मूल्यांकन इनका, तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है कि मूल्यों का अंकन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया, तो मूल्यों का अंकन, अर्थात पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने का उद्देश्य ये ज्ञात करना होता है, यानी कि हमारा एक अल्टीमेट जो गोल है वो ये जानना होता है कि बच्चे जो है वो प्रारंभ में पाठ्यचर्या में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता इस बात से आकलन किया जा सकता है कि उसके उद्देश्य में एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की संभावना कितनी है। किसी भी सार्थक गतिविधि में मूल्यांकन की मुख्य जो विशेषताएं होती है वो होती है उसकी निरंतरता, व्यापकता, वैधता और पर्याप्त निदानात्मक मूल्य, इनसे जुड़ी हुई होती है। ये आप देख सकते हैं मूल्यांकन का जो सीधा संबंध होता है वो आपका उद्देश्य से होता है, विषय वस्तु से होता है और विधियों से होता है। पाठ्यचर्या का पूर्व परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट, प्री टेस्ट लेना, एक कि अगर आप इस करिकुलम में चेंजमेंट कर रहे हैं तो कितना, मतलब वो कितने दिन तक अच्छा साबित हो सकता है, क्या ऐसा चेंजमेंट लाना चाहिए, क्या बच्चों के लिए ये उपयोगी है, क्या इसका कठिनाई स्तर उतना ही है जितना होना चाहिए, है ना, क्या ये इसको लागू कर देने से बच्चों के अंदर बदलाव आएगा, है ना। इस तरीके से इसका पूरा पहले एक प्री टेस्ट किया जाता है। पाठ्यचर्या विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी होती हैं, कि भाई अगर आप करिकुलम डेवलपमेंट की तरफ जाओगे तो सीधी सी बात है, हर चीज़ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। कहते भी हैं कि अच्छे काम में तो कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। क्या होते हैं वो ऑब्स्टिकल्स, आइए जानते हैं। परंपरा के प्रति प्रेम एवं झुकाव, सबसे पहली बात तो अगर कोई चीज़ आती है नई तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि आदमी अपने लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स ट्रेडिशंस, यानी ट्रेडिशंस वैसे भी
प्यार हो जाता है ना। अगर एक कोर्स चल रहा है तो टीचर्स भी उसमें सहज हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चा भी। तो पाठ्यचर्या में सम्मिलित होने वाले सभी प्रकरणों के अंतर वस्तुओं का कुछ ना कुछ औचित्य होता है। कुछ प्रकरणों का कुछ समय के बाद कोई औचित्य नहीं रह जाता है, वो केवल कालातीत हो जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी वे पाठ्यचर्या के अंग बने रहते हैं। परंपराओं के प्रति झुकाव के कारण ही ऐसा होता है। इस कमी को सभी स्तरों की पाठ्यचर्या एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में अनुभव किया जाता है। ऐसे प्रकरण जो पाठ्यचर्या के आकार को केवल विस्तृत करते हैं, उन्हें पाठ्यचर्या से निकालकर उनके स्थान पर हमें उपयोगी और समय अनुकूल चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए। आस्थाओं एवं सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी की वजह से ऐसा होता है। शिक्षकों की जड़ता और रूढ़िवादिता, सबसे ज़्यादा तो यही बात है। इनर्शिया एंड कंजर्वेटिज्म ऑफ टीचर्स जो होते हैं उनको भी भाई एक बार हमने जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये बीएड पढ़ा दिया, ठीक, तो अब हम सोचते हैं कि हम आपको बीएड ही जो है इसी किताब से पढ़ाएं। जैसे मान लो एक बार हमने ठाकुर पब्लिकेशन की किताब से पढ़ाया, तो आगे हमारा मन फिर यही करेगा कि ठाकुर पब्लिकेशन से ही किताब से पढ़ाओ, क्योंकि उसमें हमें पता है कि कहाँ पर क्या है और उन्होंने कैसे दी। अब कोई हमको नई किताब ला करके दे दे, फिर हमें लगेगा अरे यार पहले इसका एनालिसिस करो, सही है गलत है, अच्छी है नहीं अच्छी है ना। तो वो एक टीचर्स की एक मतलब आ जाती है वो चीज़ उनके अंदर, है ना। और इसी संदर्भ में जो आप डॉक्टर आपके CEBB के अनुसार उन्होंने कहा भी कि पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाने तथा नवाचार को अपनाने के मार्ग में शिक्षकों की जड़ता एवं रूढ़िवादिता सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। शिक्षक नवीन प्रयोग करने में, नवाचारों को अपनाने में तथा उसका संरक्षण करने में संकोच करते हैं। हाँ, टीचर्स के अंदर थोड़ा सा संकोच होता है इस चीज़ को लेकर के कि ना ही बदलें चीज़ें। और उसके बाद में समुचित नियोजन का अभाव रहता है। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती। पता चले कुछ अच्छा प्लान किया, सरकार बदल गई, अब वो काम उनके अनुसार हो रहा था, अब ये काम इनके अनुसार होगा, तो वो भी चीज़ें थोड़ा सा अलग होती हैं। उसका ना राष्ट्रीय हट धर्मिता, नेशनल ऑब्स्टेंसी की वजह से भी नहीं चीज़ें हो पाती। पहली बात तो किसी की भी देश की शिक्षा व्यवस्था विदेशियों प्रतिमानों पर नहीं चल सकती, इसलिए उसे अपने प्रतिमान विकसित करने की परम आवश्यकता है। दूसरे देशों की सफल शिक्षा संबंधी प्रयोगों से प्रत्येक देश की न्यूनाधिक अंशों में अवश्य लाभान्वित हो सकती है। उसके बाद में इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओपिनियन एंड फेथ, अभिमत एवं आस्था में विभेद कर सकने की असमर्थता। भाई शिक्षक इनका विभेद करने में असमर्थ होते हैं, जिससे अभिमत को ही आस्था मान बैठते हैं, है ना। और पाठ्यचर्या के आधार अभिमत को आस्था मानने के कारण वो पूर्व स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। उपर्युक्त बाधाओं के अतिरिक्त पाठ्यचर्या के मार्ग में अनिश्चय की स्थिति, आत्मविश्वास की कमी, अंतर्द्वंद, संकोच, आलोचना का भय, साहसपूर्ण कार्यों को कर सकने में अक्षमता, विरोध की प्रवृत्ति, तकनीकी ज्ञान का अभाव एवं अनुसंधान के प्रति उपेक्षा के भाव आदि अनेक ऐसी बाधाएं आती हैं जिससे पाठ्यचर्या की गति क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। पाठ्यचर्या परिवर्तन के लिए कुछ उपयोगी सुझाव की अगर मैं बात करूं तो वो सुझाव कुछ इस प्रकार से हैं कि पाठ्यचर्या के लिए पूर्व नियोजन होना चाहिए, यानी कि पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत आपका पाठ्यचर्या संदर्भ, पुस्तिका का प्रकाशन, शिक्षकों की नवीन शैक्षिक सामग्री को उपलब्ध कराना, सेवारत प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था सम्मिलित की जानी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि भाई मोदी जी, योगी जी चाहते हैं कि पूरा डिजिटल इंडिया बने। अरे यार भाई, अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो जो आपके प्राइमरी स्कूल में आज से 20-20 साल पहले, 10-10 साल पहले से जो टीचर्स कार्य कर रहे हैं, तो आप उनको ट्रेनिंग भी तो दीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दीजिए कंप्यूटर और इन सब चीज़ों की। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पता चले सरकारी में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स आए वो वैसे ही रखे हैं डब्बे में पैक, एकदम कोई उपयोग नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ है उनको वो चीज़ चलानी नहीं आती है ना। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए उनको एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देनी चाहिए। और उसके बाद में पाठ्यचर्या की सफलता को जानने के लिए निरंतर सर्वेक्षण, मूल्यांकन करना, अनुसंधान कार्य भी चलते रहना चाहिए। किसी भी अच्छे परिवर्तन को के प्रारंभ होने पर उसका विरोध होता है, इसीलिए किसी भी अच्छे परिवर्तन को साहस के साथ प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे परिणाम प्राप्त होने पर धीरे धीरे इसके प्रति विरोध एवं उदासीनता समाप्त हो जाती है। पाठ्यचर्या को औपचारिक ढंग से प्रस्तुत करने से पूर्व अनौपचारिक चर्चाओं एवं वार्ताओं के द्वारा इसकी स्वीकृति को संबंध में जानकारी कर लेना चाहिए और इसमें क्रमिक चरणों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। ठीक, उसके साथ में पाठ्यचर्या का उद्देश्य देश एवं समाज के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से चेंजमेंट करो, जो आपके सोसाइटी को, जो आपके देश को ज़रूरत है उस हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन प्रायः यह देखने में आता है कि विकासशील देश संपन्न राष्ट्रों में विकसित की गई पाठ्यचर्या को बिना किसी अनुशीलन को ही अपना लेते हैं। विभिन्न देशों के छात्र की पृष्ठभूमि, पर्यावरण ज्ञान की आकांक्षाएं भिन्न होती हैं, इसलिए दूसरे देशों में विकसित पाठ्यचर्या अन्य देशों के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं हो सकती है। मतलब जो डेवलप्ड कंट्री का करिकुलम है, अगर वो डेवलपिंग कंट्री में लागू कर दिया जाए तो नहीं काम चल सकता है ना। ऐसे पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करके यदि उसकी सफलता को लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाए
तो उसे स्वीकार करने को वे उद्यत हो जाएंगे और इससे पाठ्यचर्या परिवर्तन की सफलता का भी पता लगाया जा सकता है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से थी आपकी कि पाठ्यचर्या का विकास अगर करना है, करिकुलम का अगर डेवलपमेंट करना है, जैसे NEP 2020 के तहत हुआ, तो वो कितने स्टेप्स में हुआ, सोचो कितना समय लग गया होगा उसमें, और समय तो लग ही गया है है ना। यहाँ तक कि आज भी चीज़ें क्रियान्वित नहीं हो पाई हैं पूर्ण रूप से, धीरे धीरे लागू होंगी, लागू होने में भी समय लगेगा, है ना। अब उसके बाद में जो आपका यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है वो है आपका पाठ्यचर्या योजना और क्रियान्वयन, यानी कि करिकुलम की प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है, जो कि बहुत छोटा सा है ना, मुश्किल से 20 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। कोई बहुत इसमें बहुत ज़्यादा इतना नहीं है कि आपको दिक्कत हो, है ना। तो ये भी बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, मुश्किल से 20 मिनट्स का टॉपिक है आपका ये, है ना, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ओके, तो इसको अब हम करवाएंगे कल। और लेकिन उससे पहले हमने जो आप लोगों को मैराथन क्लासेस दी हैं, देखो आपकी 2 मैराथन हुई हैं, एक हुई है आपकी पेपर 1 की और एक करवाई है हमने पेपर 3 की, पूरी MCQ की मैराथन है। अगर आपने पेपर 1 और पेपर 3 की मैराथन देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। MCQs देखने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लासेस नहीं देखेंगे, आप थ्योरेटिकल क्लास जरूर देखिए, इससे आपको लाभ होगा। और ये लाभ कब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी तो बोरिंग फील होगा। ये लाभ आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होगी, तब भी आप समझ पा रहे होंगे। क्यों समझ पा रहे होंगे? क्योंकि आपने बुक्स रीड की है, ठीक है। भले मेरे साथ की हो लेकिन की तो है ना एटलीस्ट। उसके अलावा PG पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो चुप पे इंस्टॉल करके चुपचाप MCQs की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अपनी। ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, 10 20 50 के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दिस इज़ योर लास्ट सेमेस्टर एंड यू हैव अ लास्ट कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर परसेंटेज इन B.Ed, है ना। सो देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन एंड देयर इज़ नो नीड टू थॉट सो मच ऑफ द थिंग्स, है ना। उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई समस्या आ रही है लेने में PDF वगैरह, तो आप हमें PG Point Official हमारी Instagram ID, आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। pgpoint100@gmail.com हमारी मेल ID है, आप हमसे वहाँ पे भी मैसेज करके चीज़ें पूछ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, अपना ध्यान रखिएगा।